हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैंग सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपकी जीके की क्लास चलने जा रही है। तो आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो यहां पर बहुत ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ मैं यहां पर आज आया हूं। यहां पर मात्र आपको मैं 15 प्रश्न बताऊंगा, लेकिन एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत ही दमदार क्वेश्चन के साथ यह क्लास चलने जा रही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है कि दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। जी हां, आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहां पर ऑप्शंस दिया गया है 67, 71, 75 या 77। तो भारत आता है 77वें स्थान पे। जितने भी लोगों को पता है, नहीं पता है, सभी लोग ध्यान से देखें। जितने भी लोग नहीं जानते हैं, 77वें स्थान पर जो है आता है भारत। और बात करें दोस्तों, पहले स्थान पर क्या आता है। पहले स्थान पे आता है वेनेजुएला। ठीक है, ये नाम आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस देश में यदि आप कभी सफल हो, मतलब यदि आप सफल हो, कभी आपको विदेश घूमने का मौका मिले, तो सतर्क रहें। यह सबसे आपराधिक देश है वेनेजुएला, जो कि पहले स्थान पर आता है। और बात करें सबसे अच्छा देश जहां पर अपराधी कम पाए जाते हैं, जहां पर अपराध कम होते हैं, तो वो है आपका 135वें स्थान पर आने वाला जापान। ठीक है, और बहुत ही बड़े देशों की यदि बात करें, जैसे कि अमेरिका हो गया, तो अमेरिका आपका आता है 55वें स्थान पे आपराधिक देशों की सूची में। और सॉरी, अमेरिका, जी हां, अब अमेरिका आता है 55वें स्थान पे। और 65वें स्थान पे आपका क्या आता है, ब्रिटेन आता है। ब्रिटेन किस पे आता है, 55वें स्थान पे आता है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरे तीसरे की यदि बात करें, तो दूसरे पे आता है पापुआ। पापुआ एक देश है, पापुआ न्यू गिनी। ये आपका आता है दूसरे स्थान पर। पापुआ न्यू गिनी, ये आपका दूसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर आपका क्या आता है, सभी लोग जानते होंगे, दक्षिण अफ्रीका। ये एक अच्छा देश भी है क्रिकेट के मामले में, लेकिन अपराधी देशों की सूची में ये आपका तीसरे स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर पापुआ न्यू गिनी, जैसा कि नाम में ही छिपा है, पापुआ मतलब पाप, और गिनी, न्यू गिनी में गन छिपा है। ये तो ऐसे ही बोल दिया मैंने, बाकी आप सभी लोग ध्यान से देखिए। पहले स्थान पर ये, दूसरे पे वो, तीसरे पे ये, और बाकी जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोग कहीं पर लिखा करिए, नोट करिए। ठीक है, कॉपी पेन साथ में रखिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट तो पढ़ाएंगे दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, थोड़ा आगे बढ़िए, फास्ट पढ़ाइए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे बताना जरूरी समझता हूं मैं। बाकी आपकी मर्जी, तो मैं फटाफट ही बताऊंगा, फिर कुछ उसमें ना बताऊं कहो तो। ठीक है, यहां पर फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। श्रेया पूंजा या आपका थौना ओजम, स्ट्रेला लुआंग या नंदिनी गुप्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा वाला है, नंदिनी गुप्ता, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी राजस्थान से रिलेट करती हैं। और यदि बात करें श्रेया पूंजा और थौना ओजम, स्ट्रेला लुआंग की, तो ये आपकी उपविजेता है। ये प्रथम उपविजेता है और ये दूसरी उपविजेता है। ठीक है, ये कहां की, ये दूसरी उपविजेता है। ये आपकी रिलेट करती हैं मणिपुर से। ठीक है, और ये रिलेट करती हैं श्रेया पूंजा, ये आपकी रिलेट करती हैं राजस्थान, दिल्ली से। ठीक है, और जो मिस इंडिया बनी है वो आपकी नंदिनी गुप्ता है, ये राजस्थान से रिलेट करती हैं। और अब जल्द ही ये यूएई में जाने वाली हैं। किस लिए, यूएई, जिसे हम लोग जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात के नाम से। तो ये वहां पर जाने वाली है मिस वर्ल्ड के लिए। ठीक है, वहां पर सिलेक्शन यदि हो जाता है तो ये अपने देश के लिए गर्व की बात है। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला
खिलाड़ी कौन बनी? जी हाँ दोस्तों, हर साल जो है विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है अपनी लिस्ट जारी करता है। तो इस बार 2022 में जब इन्होंने अपनी लिस्ट जारी की विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो उसमें हरप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इन्हें जो है इस लिस्ट में पाया गया और साथ ही साथ अपने भारत देश के सूर्य कुमार यादव भी इस लिस्ट में शामिल थे। ठीक है, 5 खिलाड़ी शामिल होते हैं जिसमें टॉप 5 में ये दोनों थे। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि उनमें जो है न्यूजीलैंड के भी खिलाड़ी थे जिन्हें हम लोग मिचेल के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहूंगा 4 ऑप्शंस में से संजीता चानू, इन्हें जो है वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आप सभी लोग चौथा देख लीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाऋषि पहल का लक्ष्य क्या है? महाऋषि पहल का लक्ष्य है दोस्तों, जिसे हम लोग G20 के नाम से जानते हैं, जो कि अप्रैल से अपने भारत में चलाया जा रहा है। तो इस भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये G20 फेमस है। तो इसके अकॉर्डिंग वैज्ञानिक क्षेत्रों में और कृषि क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो यहां पर आप सभी लोग देखिए, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला मिलेटस के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? महालक्ष्मी मंदिर के नाम से, या वीरभद्र मंदिर के नाम से, या महाकाल, या मरुगन मंदिर के नाम से। तो लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए जो है प्रसिद्ध है, इसे हम लोग जानते हैं वीरभद्र मंदिर के नाम से। और दोस्तों ये मंदिर जो है 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में बनाई गई है। और इस मंदिर की विशेषता क्या है कि इस मंदिर पे चित्रकारी बहुत ही गहराई से की गई है और ये अपनी नक्काशी के लिए जानी जाती है। तो ये 16वीं शताब्दी में बनाई गई है और नक्काशी और चित्रकारी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा जो है नहीं है? तो अंग्रेजी या अरबी या जापानी या चाइनीज, इन तीनों में कोई एक भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर जापानी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापानी भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, जबकि अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज और आपका एक भाषा है फ्रेंच। ठीक है, और आपका एक रूसी भाषा है, फ्रेंच और रूसी। अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज, फ्रेंच और रूसी। और आपको ये चीजें ध्यान में रखना है, ये सब क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा की सूची में आते हैं। ठीक है, ये सब। और ये जापानी भाषा ये नहीं आता है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जापानी भाषा यहां पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजवाड़ा महल संस्कृत धरोहर परियोजना में स्थित है, जबलपुर, मांडू, उज्जैन या इंदौर? तो यहां पर दोस्तों आपका इंदौर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं इसको रेड क्लिक कर देता हूं। यहां पर देखिए इंदौर आपका राइट है। राजवाड़ा महल, राजवाड़ा पैलेस, संस्कृत धरोहर परियोजना जो है आपका इंदौर, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग जानते हैं WTO, ठीक है, इसको जारी किया गया था सन 1995 में जारी किया गया था। और इसका सीधा सा उद्देश्य यह था कि भारत में या पूरे विश्व में, वर्ल्ड है ना, तो इसका मतलब पूरे विश्व में जो है जो व्यापार लोग करते हैं, चाहे बड़ी कंपनियां होगी चाहे छोटा एक व्यापारी हो गया, ठीक है, सबके व्यापार सुगम हो, आसान बन जाए, इसीलिए ये चीज जो है बनाया गया WTO, जिसका सीधा सीधा एक लाइन में इसका आंसर दिया जाए
तो व्यापार को आसान बनाना, ठीक है, इसमें नए नए बदलाव हर साल आते रहते हैं, अपडेट होता रहता है। तो ये आपका सन 1995 में शुरू हुआ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा, महानदी, कृष्णा या गोदावरी? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यहां पर आप लोग दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, महानदी, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है और यह सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड महाबांध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। दाल जो कि सभी के घरों में रोज बनाया जाता है, उम्मीद करता हूं कि सभी के घर में रोज बनता होगा। तो ये दाल जो है, ये राज्य जो है दालों के लिए कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है? तो दोस्तों यहां पर आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश, जी हां, मध्य प्रदेश जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है आपका यहां पर राइट है। ये पूरे देश का लगभग 23%, जी हां, पूरे देश का 23% दाल अकेले उत्पादित करता है। और उसके बाद यदि दूसरे स्थान पर आता है तो वो आता है 18% के साथ अपना उत्तर प्रदेश। और तीसरे स्थान पे यदि बात करें तो राजस्थान आता है, जो कि आपका 11% उत्पादन करता है, ठीक है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश आता है 23%, दूसरे पर 18% यूपी, राजस्थान आता है 11% के साथ। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, यह भी ध्यान में रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर आप लोग टिक कर लीजिए तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहां पर स्थित है? जी हां, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहां पर स्थित है? तो यह आपका साउथ भारत में है। तो यहां पर आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, कालपक्कम ये आपका मद्रास से रिलेट करता है, तो ये मद्रास में है। तो यहां पर दूसरा या तीसरा यहां पर कंफ्यूज मत रहिए, तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा जितने भी लोगों ने बताया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? अनुच्छेद 75 या 101 या अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 168? तो यहां पर तीसरा वाला बिल्कुल राइट कर लीजिए, अनुच्छेद 123 के तहत जो है क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली महिला कौन है? जी हां, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है, जितने भी लोगों ने यहां पर बताया है। देखिए काफी लोगों के यहां पर मैं कमेंट्स देख रहा हूं कि सही ऑप्शंस आ रहे हैं, सही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए मिंटी अग्रवाल जो कि किस चीज से रिलेट करती हैं, ये वायुसेना में है और ये एक लड़ाकू विमान जो है इसकी राइडर भी है। तो आप सभी को यहां पर पता होना चाहिए कि मिंटी अग्रवाल ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत की ही नहीं, ये जो है युद्ध सेवा पदक जीतने वाली भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे पहली महिला है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिए। आपको याद होगा 2019 में जो अभिनंदन थे, अभिनंदन, आप सभी को पता होगा ये कांड, अभिनंदन, सॉरी माफ करिएगा, सभी लोगों को इनके बारे में पता होगा, अभिनंदन के बारे में। तो इनके साथ इन्होंने मार्गदर्शन किया था, मतलब इनका पूरा साथ दिया था और इसी बहादुरी के लिए वर्ष 2019 में इन्हें जो है युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। और ये भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसा करने वाली ये पूरे विश्व की पहली महिला है ये पदक जीतने वाली, इन्होंने इतिहास रच दिया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा है। 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो यहां पर देखिए ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अपने साहित्य को जागृत करता है, मतलब साहित्य में कौन सी चीजें अच्छी हो रही हैं,
ठीक है, इसको दर्शाता है। तो हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी आज, क्योंकि विद बेस के साथ आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूं। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चंस के साथ ये क्लास समाप्त होती है। आप सभी को करना क्या है कि आज की इस क्लास को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, जिससे कि और आगे मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूं, आप सभी के लिए प्रोवाइड करता रहूं। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए जो भी आपको ना समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।